हेलो स्टूडेंट्स अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये टॉपिक भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व्स किस तरह से हमारे को करना है, पढ़ लिया पहले। फिर भी एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं। उस समय भी मैंने बोला था स्टूडेंट ये टॉपिक जो है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अपना लास्ट टॉपिक था रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। देखिए रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए तो क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर हमारे को कंडीशन दे रखी होती है कि ये पर्टिकुलर असेट जो इतनी रिवैल्यूड हुई है या इस पर्टिकुलर असेट या लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन इतने वैल्यू पर हुआ है या इतनी इंक्रीज हुई है इतनी डिक्रीज हुई है। लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस के लिए हमेशा एडजस्टमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन दे रखी हो ये जरूरी नहीं है। क्या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या रिजर्व्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमेशा क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दे रखी हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये ऐसे आइटम है जिन्हें हमें बिना बोले ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है, ऐसे आइटम है जिन्हें हमें बिना बोले, यानी अगर क्वेश्चन के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ दे रखा है नहीं दे रखा है फिर भी हमारे को इनको बिना बोले डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व्स ये भी कौन सा आइटम है, ओल्ड आइटम्स है, क्योंकि हर ईयर प्रॉफिट में से फर्म कुछ अमाउंट बचा करके पर्टिकुलर रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देती है, तो ये भी क्या है, ओल्ड आइटम है। तो फिर मेरी पंच लाइन आ जाती है ओल्ड पार्टनर, ओल्ड आइटम, ओल्ड रेशियो। पुराने पार्टनर्स के अंदर पुराने रेशियो के अंदर पुराने आइटम जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ये भी पुराने आइटम्स हैं, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, पुराने पार्टनर्स के अंदर। कौन से रेशियो में, पुराने रेशियो के अंदर, यानी ओल्ड आइटम, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। अब देखते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्रीज क्या होंगी। देखिए स्टूडेंट हमारे पास में जो प्रॉफिट्स अवेलेबल होते हैं या रिजर्व जो अवेलेबल है, अभी एक चीज और, अभी लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट और लॉस जो होता है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। क्या, रिवैल्यूएशन पर जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ था, एंड प्रॉफिट लॉस, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो के अंदर। मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बताई थी और एक फंडा भी बताया था कि अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है या पार्टनर्स इंक्रीज होती कैपिटल इंक्रीज होती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाता है, जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, सीआर। क्या करते हैं, सीआर करते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा यहां पर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल को सीआर करते हैं जब प्रॉफिट होता है तो मैं क्या करूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल को क्या प्रॉफिट क्या डिस्ट्रीब्यूट करने पर, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने पर। अब हमारे को रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन कौन से गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर वो लिख लेते हैं। तो उसके अंदर होता है एक तो आपके जनरल रिजर्व, क्या होता है, जनरल रिजर्व हो सकता है या रिजर्व हो सकता है ओनली, या फिर रिजर्व फंड भी हो सकता है। ये सभी हो सकता है रिजर्व्स के अंदर। जनरल रिजर्व हो सकता है, ओनली रिजर्व हो सकता है या रिजर्व फंड हो सकता है। प्रॉफिट है तो एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से वाले, कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा अभी हटा रहा हूं इसको क्योंकि मुझे और भी कुछ प्रॉफिट्स के नेम लिखना है। एक तो हमारा हो गया जनरल रिजर्व, दूसरे होते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के अंदर क्या आते हैं, एक तो आता है आपका डब्ल्यूसीआर। क्या, डब्ल्यूसीआर यानी वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व्स, या फंड भी कह सकते हैं इसको, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड। दूसरा होता है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। लास्ट होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का सीआर बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये चारों प्रॉफिट होते हैं आपके। क्या क्या, एक तो आपके वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व,
दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, फिर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल जो सीआर बैलेंस है। कौन सा बैलेंस? सीआर बैलेंस, प्रॉफिट सीआर होता है, तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का सीआर बैलेंस जो है, ये चारों होते हैं प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। इन चारों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके अंदर? ओल्ड पार्टनर्स के अंदर। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो एंट्री क्या हो जाएगी? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट जो भी कंडीशन हो, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या हो जाएगी? चारों प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को डीआर कर दो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट इन ओल्ड बीएसआर। कौन से बीएसआर में? इन ओल्ड बीएसआर, क्योंकि मैंने कहा ओल्ड आइटम, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स, तो ये ओल्ड आइटम्स है, ओल्ड पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कंप्लीट। तो ये एंट्री होगी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की। क्लियर है? चलिए, एंट्री तो हमने कर ली, लेकिन जैसा जरूरी नहीं हर क्वेश्चन के अंदर आपसे एंट्री पूछी जाए। जब आपसे एंट्री पूछी जाएगी तब तो आप ये एंट्री कर दोगे, लेकिन अगर एंट्री नहीं पूछी है, आपको डायरेक्ट इसको अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करना है, तो ये कौन सा अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के अंदर। कौन सा अकाउंट में? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा। किस साइड में होगा? किस साइड में होगा? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू, यानी ये सीआर टू साइड लिखा हुआ है सीआर में, तो ये किस तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड में। किस साइड में? पार्टनर्स कैपिटल के सीआर साइड में। किस नाम से? टू सॉरी बाय जनरल रिजर्व, बाय डब्ल्यूसीआर, बाय आईएफआर, बाय पी एंड एल अकाउंट। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के सीआर साइड में बाय के नाम से ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लियर? नहीं, एक फंडा और दे देते हैं। ये चारों क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स हैं। बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किस तरफ लिखे होते हैं? बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स किधर लिखे होते हैं? लायबिलिटी साइड में होता है। लायबिलिटी साइड में होता है रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में जैसे डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ये सब लायबिलिटी साइड में होते हैं। लायबिलिटी साइड मतलब हम कह सकते हैं तरह से डीआर, इस तरफ वाली साइड। मैंने क्या बोला? जब भी कोई चीज पार्टनर्स कैपिटल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है, ट्रांसफर होती है, तो क्रॉस में होती है। होती है क्रॉस में। ये सारे आइटम किधर लिखे होंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, यानी इस तरफ। तो जब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होंगे इस तरफ, इधर पार्टनर्स कैपिटल के सीआर साइड में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो एक फंडा ये भी हो गया। रूल मैंने बता दिया आपको, कंसेप्ट मैंने बता दिया कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि ये सब डिस्ट्रीब्यूट होंगे, प्रॉफिट्स हैं ये सारे, और ये सब डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, और पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे? इन सबको पार्टनर्स कैपिटल के सीआर साइड में लिख देंगे। ये फंडा समझ में आ गया सबको? चलिए, अब दूसरा हम देखते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट जो है वो क्या होगा। देखो, अब एक्यूमुलेटेड लॉसेस के लिए जस्ट रिवर्स एंट्री जो है वो पास कर देंगे। एक्यूमुलेटेड लॉसेस के लिए जस्ट रिवर्स, क्योंकि लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उससे क्या होगा? पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होगी, और जब पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं? डीआर करते हैं। क्या करते हैं? डीआर करते हैं। तो सेकेंड एंट्री जो है वो हम लॉस के लिए लिख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल डीआर होगा, यानी कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डीआर टू, सारे लॉस लिख देते हैं जो लॉस आते हैं। अब लॉस में केवल दो ही आइटम होते हैं। एक तो होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा बैलेंस? डीआर बैलेंस। कौन सा बैलेंस? डीआर बैलेंस। और एक होता है आपके एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्या होता है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स।
किसको कहा जाता है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को। ये दोनों आइटम कहां दे रखे होंगे? जैसे ये चारों आइटम कहां थे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, तो ये दोनों आइटम कहां होंगे? बैलेंस शीट की असेट साइड के अंदर। क्लियर? तो इन दोनों आइटम्स को भी हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? ओल्ड पार्टनर्स के अंदर, इन ओल्ड बीएसआर। समझ में आया क्या करना है? ये भी ओल्ड आइटम्स हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दोनों एंट्री क्लियर है सबको? वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की थी, तो रिवोल्यूशन अकाउंट को सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने सीआर कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है, और इंक्रीज होती है तो उसको सीआर कर दे। इस केस में लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने डीआर कर दिया, क्योंकि जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होती है, और पार्टनर्स की कैपिटल जब डिक्रीज होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर होता है। क्लियर? दोनों एंट्रीज तो हो गई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें ट्रांसफर कैसे करेंगे? सिंपल सा फंडा, क्रॉस में ट्रांसफर करना है। चारों प्रॉफिट्स बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में होते हैं, यानी इस साइड में जब ट्रांसफर करोगे पार्टनर्स कैपिटल में, क्रॉस में इस साइड में यानी सीआर साइड में ट्रांसफर हो जाएंगे। पार्टनर्स के अंदर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बांट करके लिख देना है। क्लियर? लॉस इस तरफ दे रखे होंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में, ये दोनों आइटम तो इस तरफ दे रखे हैं, तो क्रॉस में ट्रांसफर होंगे, पार्टनर्स कैपिटल के डीआर साइड में आ जाएंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स के अंदर। सिंपल का फंडा समझ में आ गया सबको? क्रॉस में बांट दो बिना बोले। मैंने कहा बिना बोले बांटना आपको, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन के अंदर आपसे नहीं कहा जाएगा कि आपको इन प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या इस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको ऑटोमेटिकली ये सब बैलेंस शीट के अंदर चेक करना है कि अगर ये आइटम आपको बैलेंस शीट में दे रखे हैं, तो इन आइटम्स को आपको क्रॉस में डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना है। क्लियर? सेम ट्रीटमेंट फिफ्थ चैप्टर जो अगला अपना है, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसके अंदर भी है। तो मैंने पहले ही कहा था, आप पहले भी पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर के अंदर। एडमिशन के अंदर भी सेम ट्रीटमेंट है, और नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा उसमें भी सेम ट्रीटमेंट है। ध्यान से समझना है इसको भी, उसमें भी ऐसे ही करना है, बिना बोले डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सबको। क्लियर? चलिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के अंदर दो आइटम ऐसे हैं, एक तो आपका WCR और एक आपका IFR। इन दोनों आइटम्स के लिए क्या कभी कभी क्वेश्चन के अंदर हमारे को एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ दिया होता है। जैसे WCR की अगर बात करें हम, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, आप सभी को पता है क्या होता है वर्क्समैन कंपनसेशन, कि फैक्ट्री के अंदर या जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन वर्कर्स में कभी अगर कोई एक्सीडेंट की वजह से किसी को कोई नुकसान हो जाए, या उनको हमें किसी क्लेम का पेमेंट करना पड़े, तो उसके लिए हम वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व जो है बना के रखते हैं। कि सपोज कीजिए फैक्ट्री में कोई मजदूर काम कर रहा है, उनको या कंपनी को उसको पेमेंट करना पड़ेगा कंपनसेशन का, तो आप क्वेश्चन में हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हो सकता है? ये दिया हो सकता है कि पर्टिकुलर वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम जो है इतने रुपए का अराइज हुआ है, या इतने रुपए के वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम का पेमेंट हमारे को करना है, तो एक कंडीशन दे दी। तो उस केस में इस एंट्री के अंदर थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, चेंज क्या होगा अभी बता देंगे। सेम चीज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए भी, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के लिए भी। अब ये क्या चीज है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है कि जो भी हमने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं दूसरी फर्म्स के अंदर या कंपनीज के अंदर या और भी कहीं पर, उन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के अंदर अगर इंक्रीज डिक्रीज होता है, इन्वेस्टमेंट जो भी किए हुए उनकी वैल्यू के अंदर अगर इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो उस पर हमारे को प्रॉफिट लॉस होगा। उस प्रॉफिट लॉस को यहां से एडजस्ट किया जाता है। यानी अगर इन्वेस्टमेंट पर किसी तरह का लॉस हो जाता है, तो उस लॉस को हम कहां से एडजस्ट करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से करेंगे। तो अब उसकी जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू हमारे को दे रखी होगी। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दे रखी होगी, तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करना हमारे को, और अगर उसमें कोई लॉस होता है तो वो लॉस कहां से दिया होगा? इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से दिया होगा। तो इन दोनों के लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी तो उस केस में इसकी थोड़ी एंट्री जो चेंज हो जाएगी। अब वो एंट्री के अंदर थोड़ा सा जो चेंज होगा वो क्या होगा वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व की। जैसा कि मैंने बोला वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, अभी हमने सेंटर क्या कर रखा था? डीआर कर रखा था, मैं वापस डीआर कर देता हूं उसको। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर मैंने कर दिया। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा फिक्स है, इसको वापस सही से लिख लेते हैं।
टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ये एज इट इज वैसे ही जैसा है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने सिंगल एंट्री लिखी है, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेम एंट्री जो पहले लिखी है। अब जैसा मैंने बोला क्वेश्चन के अंदर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा होगा कि क्लेम अराइजेज ऑन वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व रुपीज दिस, क्लेम अराइजेज ऑन वर्क्समैन कंपनसेशन रुपीज दिस, तो उसको कैसे लिखना है? तो जितना भी क्लेम का अमाउंट है वो हमारे को इस तरफ लिख लेना है, टू वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम, टू वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट के नाम से यहां लिख लेना है। अब एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, सपोज कीजिए वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व जो दिया हुआ आपको बैलेंस शीट में होगा वो 1 लाख रुपीस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1 लाख रुपीस। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो क्लेम का अमाउंट दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 40,000 रुपीस। कितना दिया हुआ है? 40,000 रुपीस। तो 1 लाख रुपीस का आपके पास रिजर्व अवेलेबल है, जिसमें से 40,000 रुपीस का आपने क्लेम दे दिया, रिमेनिंग कितना बचा? 60,000। वो 60,000 जो है वो ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मेरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर जो है उसके अंदर जो मैंने ट्रीटमेंट बता रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें और जाकर के समझ लेना। वहां पर मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन लेकर के उसको क्वेश्चन के थ्रू समझाया है कि किस तरह से हमारे को अमाउंट क्लेम का वो लिखना है। लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन इस कंडीशन में भी आपको बता रहा हूं कि किस तरह से अपने को ट्रीटमेंट करना है। अगर हमारे को रिजर्व जो बैलेंस शीट में दे रखा है वो 1 लाख रुपीस है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लेम जो दे रखा है 40,000 रुपीस है, तो 1 लाख में से 40,000 क्लेम का चला गया, 60,000 बच गया। 60,000 रुपीस को हमें ओल्ड पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आया? अब थोड़ा चेंज करते हैं। अभी यहां पर वो रिजर्व जो है वो 1 लाख रुपीस है, लेकिन क्लेम जो अराइज हो गया वो हमारा 1,40,000 रुपीस का अराइज हो गया। क्लेम 1,40,000 का हुआ तो हम यहां 1,40,000 लिखेंगे। अब देखिए किस साइड की टोटल ज्यादा होगी? डीआर की 1 लाख है, इधर 1,40,000 है, तो सीआर से की टोटल ज्यादा होगी। तो उस केस में डीआर में क्या लिखेंगे? तो उस केस में डीआर साइड में लिखा जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखा जाता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। यानी अगर जो रिजर्व आपके पास में अवेलेबल है उस रिजर्व से ज्यादा के अमाउंट का क्लेम अराइज हो जाता है, तो बाकी का जो अमाउंट होगा डिफरेंस वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो अभी यहाँ की टोटल 140 है, यहां 1 लेंगे तो 40,000 कौन सा अकाउंट में चला जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये हमारे लिए क्या हो गया? एक्स्ट्रा लॉस हो गया। रिजर्व 1 लाख का ही है जिसमें से हम केवल 1 लाख का पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्लेम 1,40,000 के लिए अरेंज हुआ है तो 40,000 और एक्स्ट्रा लॉस हो गया हमारे को। वो लॉस हमारे को रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। तो उस केस में एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 40,000 और टू वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 1,40,000। फिर ये ओल्ड पार्टनर्स के अंदर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्लियर सबको? आगे समझ में कि जब क्लेम ज्यादा हो तो रिवैल्यूएशन में जाता है डिफरेंस अमाउंट, क्लेम का अमाउंट कम हो तो बचा हुआ अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर? तो चलिए ये तो हो गया वर्क्समैन कंपनसेशन का फंडा। दूसरा हमारे को देखना है जो आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। कौन सा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? पहले एंट्री लिखी थी हमने आईएफआर के लिए भी, क्या थी एंट्री? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। टू क्या किया था हमने? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या किया था? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था मैंने इसको क्या किया था? ओल्ड पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। कौन सा रेशियो में? इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, यही किया था। अब देखिए अगर जैसा कि मैंने बोला इन्वेस्टमेंट की आपको मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों दे रखी होगी, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों दे रखी होगी। आपको क्या करना है? उन दोनों को कंपेयर करना है। अगर आपकी बुक वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू से कम है
जैसे सपोज कीजिए आपको बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 1 लाख रुपीज का बुक वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू 80,000 रुपीज ही है। बुक वैल्यू 1 लाख रुपीज, मार्केट वैल्यू 80,000 रुपीज, ब्रैकेट में दे रखा होगा मार्केट वैल्यू। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू 80,000 रुपीज ही है, तो 20,000 रुपीज का क्या हो गया, क्या हो गया, लॉस। ये लॉस कौन से अकाउंट से बियर किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट से, वहां से लिया जाएगा। तो उस एंट्री में क्या चेंज होगा, यहां पर आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट, क्या आ जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जैसे सपोज कीजिए आपको आईएफआर जो दे रखा है वो दे रखा है 1 लाख रुपीज का, बैलेंस शीट के अंदर आईएफआर जो दे रखा है 1 लाख रुपीज दिया हुआ है, 20,000 रुपीज का लॉस हो गया आपको, वो 20,000 आप लिख लोगे इन्वेस्टमेंट के अंदर, और बाकी का 80,000 रुपीज जो रिमेनिंग बच रहा है 1 लाख में से 20,000 लॉस का पेमेंट हो गया, पेमेंट मतलब उसमें से बियर हो गया, उसमें से एडजस्ट हो गया, बाकी बचा 80,000, वो 80,000 आपको ओल्ड पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल, 2C's कैपिटल, जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे वो, और A, B, C तीनों के अंदर उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करके लिख लेंगे। समझ में आया क्या? अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू 1 लाख रुपीज, मार्केट वैल्यू 80,000 रुपीज, तो 20,000 का हो गया हमारे को लॉस। वो लॉस हम कहां से एडजस्ट करेंगे, इसमें से, तो जितना लॉस हुआ है उसको इन्वेस्टमेंट के नाम से यहां लिख दो, और बाकी का जो डिफरेंस अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स के अंदर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? अब थोड़ा चेंज करते हैं। अगर सपोज की करते हैं, चेंज क्या करते हैं, अब हमारी बुक वैल्यू जो है, इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है वो तो है 80,000 रुपीज, कितना, 80,000, पहले कितनी थी, 1 लाख रुपीज, बुक वैल्यू 80,000 है, और मार्केट वैल्यू जो है वो है 1 लाख रुपीज। बुक वैल्यू 80,000, मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपीज है, तो 20,000 का क्या हो गया, 20,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट जो होगा वो कौन सा अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा, कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट लॉस कुछ होता है एक्स्ट्रा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो इस एंट्री में चेंज क्या हो जाएगा, अभी यहां पर 2 इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ था हमने, 2 इन्वेस्टमेंट जो वो चेंज हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या आ जाएगा, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, आईएफआर हमारा जो 1 लाख था वो 1 लाख ही रहेगा, 20,000 रुपीज का हमारे को प्रॉफिट हो गया, और 20,000 का प्रॉफिट इसमें चला जाएगा रिवैल्यूएशन में, और 1 लाख रुपीज का जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था वो 1 लाख का 1 लाख पूरा अमाउंट जो है वो इस तरफ हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अभी इस एंट्री में थोड़ा सा चेंज होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों एंट्री जो अलग अलग पास करनी पड़ेगी। मैं अभी ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इसकी एक अलग एंट्री कर देता हूं, 2 रिवैल्यूएशन था तो रिवैल्यूएशन के लिए एंट्री हो जाएगी यहां पर 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये आपके इस पर था रिवैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट पर, तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 से एंट्री हो जाएगी। फिर ये इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन पर जो भी प्रॉफिट हुआ है ये प्रॉफिट पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर ये इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट जो होगा वो पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, नेक्स्ट एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ये भी ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्लियर? तो क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के अंदर उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 20,000 रुपीज का जो प्रॉफिट हुआ वो एंट्री हो जाएगी उसकी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फिर ये रिवैल्यूएशन पर जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा उसको हम प्रॉफिट लॉस को पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आई थिंक इन दोनों का ट्रीटमेंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अपने को इनका ट्रीटमेंट जो है वो करना है। क्लियर सभी को? चलिए नोट कर लीजिए इसको।